दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी साल के 20 फरवरी को रेखा गुप्ता जी ने बतौर यहाँ की मुख्यमंत्री के जैसे पदभार संभाला। इन पिछले 100 दिनों में क्या चुनौतियां आईं, क्या सीखा उन्होंने, क्या उनकी उपलब्धियां हैं और दिल्ली के लोगों के लिए आगे का क्या विजन है, ये सब विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अभी मौजूद हैं। रेखा जी, आपका एबीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले बधाई ये 100 दिनों के लिए। और आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा रेखा जी, आपकी खुद की आकलन क्या है ये पिछले 100 दिनों की? देखिए, मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो 100 दिन एक बहुत ही छोटा टाइम स्पैन है किसी चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए। द ओनली थिंग आई कैन एवेल्युएट फॉर माई गवर्नमेंट कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। Okay. स्टेप 1 कर पाए कि 2 कर पाए कि 10 कर पाए, उसको कैलकुलेट करना अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, पर दिशा सही है और दशा सुधारनी है दिल्ली की, ये मैं समझ पाई हूँ। दिशा सही है, ये आपको क्लैरिटी हो गई है? एग्जैक्टली क्या करना क्या है हमें, हाँ। दिल्ली के लिए हमारा प्लान क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दिल्ली चाहती क्या है, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। तो रेखा जी ये बताइए कि इन 100 दिनों में ऐसा तो नहीं है कि चुनौतियां नहीं आई होंगी, चुनौतियां आई ज़रूर होंगी आपके सामने। तो क्या थी ये चुनौतियां और क्या सीखा रेखा गुप्ता ने इन चुनौतियों से? देखिए, चुनौतियां क्या है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की राजधानी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरस रही है। आज भी राजधानी के लोग पानी और सीवर जैसी बेसिक मूलभूत सुविधाओं की इच्छा रखते हैं केवल। उन्हें कुछ बड़ा बड़ा नहीं चाहिए कि बड़े ऑडिटोरियम, बड़े स्टेडियम, वो नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं मेरे घर में पानी साफ आए, मेरे यहाँ सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर के आगे गड्ढे ना हो, मेरा पार्क ठीक मेंटेन रहे। इतनी छोटी छोटी उनकी इच्छाएं हैं जो कि सरकारें पूरा नहीं कर पाई आज तक। ये तकलीफ है, ये चैलेंजेस है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो बहुत जीरो से कहें या ज़मीन के उन गड्ढों को भरना पहले ज़रूरी है और उसके बाद किसी इमारत की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कर रही हैं? फिर आपने खुद ही ये चैलेंजेस बताई, आप बताइए क्या कर रही हैं? देखिए, जैसे दिल्ली की मैं बात करती हूँ तो पानी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। आज भी साफ पानी, नल से जल जिसे हम बोलते हैं, नल से जल की बात यदि कहें तो 40% दिल्ली को भी नल के माध्यम से जल नहीं मिल पा रहा है। 40% दिल्ली को जल मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर घर में नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप टैंकर से पानी पीते हैं, आपको बोरिंग से पानी पी रहे हैं, आप नहीं है, दिल्ली को व्यवस्थाएं नहीं दी गई। आज आपकी 1700 अनऑथराइज कॉलोनियाँ बिना सीवर के हैं। आज आपका इंडस्ट्रियल जितना फ्लुएंट है वो ऐसे ही बिना तरतीब के बह रहा है। आपका पूरा शहर का जो लेआउट होना चाहिए, कितना पुराना वाटर पाइपलाइन है, 40 साल पुराना पाइपलाइन डला हुआ है। सीवर लाइन एरिया में है ही नहीं, है तो बहुत पुराना जिन कॉलोनी का। आज डेंसिटी कितनी बढ़ गई है। आज राजधानी जो दिल्ली है वो 3 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा पे खड़ी है, जो कई बड़े बड़े राज्यों से ज़्यादा है। आज आप छत्तीसगढ़ जैसे बड़े स्टेट से ज़्यादा हो, आप झारखंड जैसे बड़े स्टेट के बराबर खड़े हो, आप पंजाब हरियाणा के बराबर खड़े हो। तो आपकी ज़मीन जो है वो केवल पूरे देश में 4-5 राज्यों से ज़्यादा है, यानी 1435 किलोमीटर एरिया में आप हैं, पर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। क्या योजना बनाई आपने? आज आप आज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, जबकि योजना आगे के 100 सालों की बननी चाहिए कि 100 साल बाद देश में, इस शहर में जो लोग रहेंगे, कितनी जनसंख्या होगी और उसके लिए क्या समाधान है। नहीं बनाई गई कोई योजना, तो नहीं फिर काम हो रहा उस पर। तो फिर इन 100 दिनों में आपने योजना बनानी शुरू कर दी है? क्या है, क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, हमने काम की शुरुआत करी। कहाँ कहाँ वाटर पाइपलाइन का रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ सीवर लाइन का रिक्वायरमेंट है, उसको बनाने की दिशा में। और क्योंकि मुझे पता है कि अगला मुद्दा जब आप यमुना जी पे लेके आएंगे, मैं हाथ की हाथ बोल देती हूँ, यमुना की सफाई। क्योंकि मुझे पता है आप पूछे बिना मानेंगी ही नहीं कि बताइए आप यमुना जी के लिए क्या टारगेट है, क्या काम करना चाहती हैं। यमुना की जो सफाई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जुड़ी है सिटी के इस पूरी टाउन प्लानिंग के साथ में।
आपका सीवर जब तक टैप नहीं होगा, सीवर लाइन के माध्यम से एसटीपीज में नहीं जाएगा, वो सीधा का सीधा जाके यमुना में गिरता है। आज दिल्ली के 22 बड़े नाले जाके सीधा यमुना में गिरते हैं, जो नदी से भी बड़े हैं, जिसे साहिबी नदी बोलते थे, नजफगढ़ ड्रेन। आज कोई उसे टैप नहीं कर रहा। जो वर्तमान में एसटीपीज हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम नहीं कर रहे। मतलब ये डीपीसीसी का रिपोर्ट है कि आपके 38 में से 22 एसटीपी काम नहीं कर रहे थे, जिन्हें हमारी सरकार ने आने के बाद उसको रेनोवेट करना, उसकी कैपेसिटी पे उसको चलाने के लिए काम करना, उसके टेंडर किए हैं। ठीक है, तो मैं तो ये बात तो समझती हूँ रेखा जी कि आप लोगों ने ये टाइमलाइन, मतलब ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि आपने टाइमलाइन दिया था कि मैं यमुना को बिल्कुल साबरमती रिवर फ्रंट के जैसे बदल देंगे, लेकिन मैं तब भी, और मुझे पता है आप तब भी मुझसे कहेंगे कि मैं कोई टाइम नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं तब भी ये जानना चाहती हूँ रेखा जी कि कितना समय लग जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़ी हैं और ये नजफगढ़ ड्रेन से लेके जो बाकायदे जितनी भी ड्रेन्स हैं वो सारी इशूज़ हम सब समझते हैं, बिकॉज दिस इज़ योर पोल प्रॉमिस, आपकी एक बड़ी प्रॉमिस यमुना रही है, तो आप कब तक लोगों को आप डिलीवर करेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रॉमिस था, है, आज भी वहाँ हम खड़े हैं कि हमें ये काम करना है, और उसके लिए एक जो विस्तृत प्लान उसका हमने बनाया, क्या क्या काम करने होंगे यमुना को स्वच्छ करने के लिए। तो समझ में आया कि भाई पहले पूरे शहर में सीवर लाइन बिछानी पड़ेगी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कि आप पूरे शहर को सीवर लाइन बिछाइए, फिर उसको एसटीपी से जोड़िए, नहीं एसटीपी है तो उसको डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने होंगे, उसमें हर नाले को आपको टैप करना पड़ेगा, उसका बीओडी लेवल ठीक करके, वाटर को ट्रीट करके उसमें उसको यमुना तक पहुंचाना होगा। जितना बड़े नालों का सिल्ट है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस 100 दिनों के छोटे से कार्यकाल में हमने 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट उन ड्रेन से डिसिल्टिंग करी है, उन ड्रेन से निकाली है जो एज इट इज जाके यमुना जी में गिरता था। आप समझिए 40 नए डिसेंट्रलाइज हमने एसटीपीज बनाने की मंजूरी दी, जो 4000 करोड़ की लागत से बना रहे हम। उसमें सीवर लाइन, उस सीवर लाइन को बिछाने के लिए इस छोटे से समय में हमने 456 अनऑथराइज कॉलोनी और 65 गांवों को पहला टारगेट बनाया कि इसमें हम सीवर लाइन बिछा के और डिसेंट्रलाइज एसटीपी से उसे जोड़े। तो ये जो समय आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं इतना कह सकती हूँ कि किसी को आपने 15 साल दे दिए, किसी को आपने 11 साल दे दिए, अरे हमें अपना, हमें हमारे 5 साल तो पूरा करने दीजिए। आपको पीरियोडिकली समयबद्ध समय से हम लोग आपको रिपोर्ट देंगे कि आज हमने इतना काम किया, अगले 3 महीने में इतना हुआ, उससे 6 महीने में इतना हुआ। वी विल गिव रिपोर्ट कार्ड टू पब्लिक ऑल्सो, हम बताएंगे हमने कितना किया, क्या किया। पर आपके 5 साल में आपको लगता है कि डिलीवर कर देंगे आप? काफी चीजें सुधार में आएंगी। जो बेसिक प्रोसीजर है, जो काम होना चाहिए यमुना की सफाई के लिए, ये कोई झाड़ू नहीं लगानी यमुना जी पे, समय तो लगेगा आपको कि झाड़ू लगानी और साफ कर दिया। नहीं, समय लगेगा पानी आपको। यमुना में ई फ्लो यानी नेचुरल वाटर एक बूंद नहीं आता है, सब नाले का पानी चल रहा है अभी, उसमें नेचुरल वाटर आए, उसमें वाटर ड्रेनेज का भी आए तो प्यूरिफाई होके आए। आज यदि यमुना जी को हमें साफ करना है, आचमन योग्य करना है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, जिसको हमारी सरकार ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कोई एक असेसमेंट है कि आपके ब्यूरोक्रेट्स आपको कोई असेसमेंट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की आशाएं आप पे लगी हुई हैं। जैसे मैंने बताया डिसेंट्रलाइज एसटीपी हमने 40 नए अब डिसेंट्रलाइज एसटीपी को 2 साल लगेंगे बनने में, वो बनेगा। उसके बाद में यमुना उस पर मतलब जो ड्रेनेज है उस पर ट्रीट होगी, तब यमुना जी में जाएगी। तो ऐसे सारी सीवेज लाइन, अब सीवर लाइन कहीं 6 महीने, कहीं साल, कहीं 2 साल सीवर लगेगा बनने में। तो मैं आज कैसे झूठ बोलूं? मैं नहीं बोल सकती। मुझे पता है यमुना जी को साफ करना एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बैकलॉग है सालों का। तो कपल ऑफ इयर्स कह सकते हैं सेफली वी कैन से कि 2-3 साल लग जाएंगे यमुना को पूरा ठीक करने में। 9000 करोड़ का बजट हमने इस साल इस पानी और सीवर लाइन की व्यवस्था के लिए रखा है। केंद्र सरकार से भी हमें अमृत 2 में मदद मिलेगी। हम लोग मिल करके
इस यमुना जी के काम को, जो हम सबकी आस्था का प्रतीक है, इसे पूरा करें, ये हमारी डिटर्मिनेशन है। ठीक है। रेखा जी, चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें पहला प्रॉमिस आपने किया था, और सबने आपसे ये सवाल पूछे होंगे, लेकिन मैं पूछूंगी, 2500 रुपये आप यहाँ की महिलाओं को देंगे। मैं समझती हूँ 8 मार्च को आप लोग ने बड़े ज़ोर से इसका लॉन्च भी किया, रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 मार्च से भी अब 2 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं। रेखा जी, दिस आई कैन आस्क यू, ये तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्योंकि औरतों की अगेन आकांक्षा, अब महिला मुख्यमंत्री आई हैं, ज़रूर उनके साथ खड़ी रहेंगी, तो ये आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे उनके लिए, कब तक मैं शुरू जरूर होगा? आपको इसका जवाब देना चाहती हूँ। फ्री बिजली सरकार दे रही है, फ्री पानी सरकार दे रही है, बसों में सर्विसेज महिलाओं को फ्री राइड सरकार दे रही है, आयुष्मान योजना हमने पहले दिन आते ही लागू कर दिया, वय वंदन योजना 10 लाख रुपए का इलाज जिसमें लोगों को देना, वो हमने लागू कर दिया, पेंशन हम दे रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन, अस्पताल में चिकित्सा, सब काम हो रहे हैं। जो जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ये भी करेंगे। पर हर चीज़ का एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो, आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट हो, पर वो गवर्नमेंट नहीं है जो पिछली गवर्नमेंट थी कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के टाइम कह दिया देंगे, दिल्ली में जाते जाते भी देके नहीं गए। वो जो पंजाब में बोल रहे थे हम देंगे, कितने साल हो गए सरकार को, आप तो बेहतर जानती हैं, रिपोर्टर हैं आप, दिया क्या उन्होंने? पर हम कमिटमेंट की सरकार है, हमने देना है। हमने 5100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा, हमने उसके लिए कमेटी का गठन किया जिसने पूरा उस नियम कायदे कानून बनाए, उसका पोर्टल बना रहे हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन होंगे। देखिए, हमारी सिस्टम में पारदर्शिता रहनी चाहिए, जो एलिजिबल हो वो छूटे ना, और जिनको हम दें, एक बार देना शुरू करें, वो चलता रहे, क्योंकि ये वन टाइम योजना नहीं है, ये रूटीन की हर महीने पैसे देने हैं। हमारी गरीब बहनें जो एलिजिबिलिटी उनकी बनती है, कोई छूटनी नहीं चाहिए, सबको मिले, जो अधिकारी है उसी को मिले। पर ये नहीं है कि आपने अपनी ही कैटेगरी बना दी, नहीं, तो जनता के हित के लिए योजना है, तो जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। थोड़ा सा जल्दी नहीं करेंगे? अगले चुनाव तक तो नहीं वेट करा रहे ना रेखा जी, थोड़ा सा जल्दी करें तो वो तो वेट तो कर रही महिला, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ। जो हर योजना को स्टेप फॉरवर्ड कर दिया गया है। कोई योजना आज पूरी हो गई, आज आयुष्मान योजना में 3.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, वय वंदन में 1.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, कई 650 केसेस तो हॉस्पिटल में जाके इलाज ले चुके हैं। तो ये योजना भी होगी, परंतु 100 दिन का समय कम है, थोड़ा समय इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, ताकि योजना पारदर्शिता के तरीके से शुरू हो, किसी में कहने की कोई जगह, कोई स्कोप ना बचे। सम मोर मंथ्स यूथ से Probably, इन हरी, जल्दी। ठीक है। ये एक एक्चुअली कंप्लेन अब आ रही है दिल्ली से, वो ये आ रही है, जो कि पहले नहीं होता था, कि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, और ये दिल्ली के लटियंस दिल्ली से कंप्लेन है, साउथ दिल्ली से कंप्लेन है, पॉश इलाकों में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। लोड शेडिंग लंबी हो रही है, 2 घंटे 3 घंटे हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है रेखा जी? बिकॉज ये तो पहले नहीं होता था। व्हाट्स द मैटर नाउ? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जितनी बिजली सरकार पहले खरीदती थी, आज उतनी तो खरीद ही रही है, उससे ज़्यादा ही खरीद रही है। ओके। जितना डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता था वो भी हम कर रहे हैं, जितने ग्रिड पहले काम कर रहे थे वो भी उतने कर रहे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है जो जानबूझ के अपोजिशन के लोग ऐसा फैलाना चाहते हैं। पहले भी आपका, मान लीजिए किसी ग्रिड का सर्विस होना है तो उसमें थोड़ा अगर हॉल्ट देना है तो दिया जाता था, पर तब शोर मचाने वाला विपक्ष नहीं था कि हम कहें, हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये जो ज़रूरी है सर्विसिंग के लिए, ग्रिड की ऑपरेशनल, उसके लिए वो होगा ही होगा। आप उसको इशू बना दे, घर में कैंडल लगा के बैठ जाएं, तो भाई हम क्या कर सकते हैं? आप और मैं बैठे हैं या कैंडल लगा ले, तो आप कह सकती हैं कि भाई लाइट नहीं है इसलिए हम कैंडल लगा के बैठे। तो ये ग्रिड मेंटेनेंस की वजह से हो रहा है दिस लोड शेडिंग। हम आपको पूरा डाटा दे सकते हैं कि पिछले सरकारों के कार्यकाल में इसी महीने में कितनी बार ग्रिड से लाइट गई होगी और आज कितनी गई है। आप कंपैरिजन कर लीजिए खुद, आपको लगे तो फिर एक शो बुला ले। अच्छा, ओके, चलिए रेखा जी आगे। तो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस, क्योंकि देखिए ऐसा है कि लोग एंड नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पीपल हु वी नो, उन्होंने भी फोन करके कहा कि बिजली कट रही है बहुत। देखिए, वो उन्हें बेचना बहुत अच्छा आता है, आम आदमी पार्टी को। हाँ,
वो झूठ इतना अच्छा बेचते हैं, वो उनका ये टीआरपी है। वो पहले उन्होंने रामलीला मैदान से लेकर के और पंजाब तक की यात्रा ऐसे ही तय की है, तब भी वो ऐसी झूठ को बेचते थे। उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, किसी भी चीज़ को कैसे बड़ा बनाना है वो उन्हें पता है, जो हम जैसे विपक्ष में रहते हुए भी नहीं जान पाए कि भाई हम तो जनता के बीच में आवाज़ उठाती तो हमें लगा था सब कुछ हो गया, पर वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो उनके पास है कि कैसे छोटे से भी परमाणु को बड़ा दिखाना, देखिए देखिए, वो उन्हीं को पता है सर। तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको बिजली की नहीं हो रही है? 100%। हम तो वो लोग हैं जो सोलर के लिए पूरी दिल्ली शहर को सोलर पे ले जाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल एरिया में भी और सरकारी बिल्डिंग्स में भी 100% सोलर की ओर जाने के लिए हमने सब्सिडी दी, और शहर जो है अपने ऊपर स्टैंड कर सके, सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरा उपयोग करें। हम सब वो काम कर रहे हैं जो एक शहर के लिए ज़रूरी है। ठीक है रेखा जी, ये बताइए, जस्ट द अदर डे हम लोगों ने देखा, ये परवेश जी का एक कोई स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम पानी के बिल को वेव ऑफ करेंगे। तो अब ये तो सामने से आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के सरकार में तो पानी का बिल ही नहीं आता था, तो ये कौन सा बिल को वेव ऑफ करने की बात कर रही है? ये प्लीज क्लैरिफाई करिए व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि वो कह रहे हैं पानी का तो बिल आता नहीं था 10 साल, तो अब ये परवेश जी किसको वेव कर रहे हैं? मेघा जी, हाँ, आपसे मैं पूरी दिल्ली के बिल मंगा के बताऊंगी। 100% बिल आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के। आज सरकार क्यों हारी है? बहुत बड़ा कारण ये पानी के बिल थे, एनॉर्मस बिल, लाखों रुपए के, 2 कमरे के फ्लैट में बंदा रहता है, 6 लाख का बिल, 10 लाख रुपए का बिल। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये क्या आया। वही बिल जो आम आदमी पार्टी ने जाते हुए भी कहा हम बिल को छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे, हम वेव ऑफ कर देंगे। आपको ध्यान हो तो आप याद कीजिए उनके डायलॉग्स। उन्होंने कहा कि हम वेव ऑफ कर देंगे, आप केवल हमें वोट दे दीजिए, इस बार और जिता दीजिए। वही बिल है जो जनता लेके घूम रही है कि देखिए मेरे इतने के बिल है, अब आप नई सरकार आई है, बताइए क्या करें। उनको रिलीफ देने के लिए हमें ये सोचना पड़ रहा है कि भाई क्या किया जाए इन बिलों का, और उसके लिए हम बहुत सीरियसली प्लान कर रहे हैं कि क्या एमनेस्टी स्कीम लेके आई जाए, ताकि जो तकलीफ पिछली सरकार के द्वारा लोगों को दी गई उन्हें हम रिलीफ दे सके। So there are actual bills. 3 महीने में हमारा कोई बिल नहीं खड़ा हुआ। आपका बिल नहीं खड़ा हुआ है 3 महीने में, ये पुराने बिल है, सरकार का बिल है। एक बिल आप देखिएगा, पूरा रिकॉर्ड हम देंगे मीडिया में कि इतने बिल हमने एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से अगर टैकल किए हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत। तो फिर ये क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए जनता के बहुत सवाल थे, जब मैंने पता चला उन लोगों के, मैं आपके पास आ रही हूँ, 20,000 लीटर पानी फ्री देते थे केजरीवाल के समय में, तो ये मुझे रेखा जी बता दीजिए कि क्या ये कंटिन्यू होगा या फिर नहीं? हो रहा है, चल रहा है। नॉट फॉर इवन ए सिंगल डे वी हैव डिस्कनेक्टेड दिस थिंग। आज भी, तब भी, रोजाना बिजली, पानी, बस, सब कुछ जो पहले था उसको हमने इतना सा भी यहाँ से वहाँ नहीं लाया, आपने वो वैसे सब कुछ दिया। और आज भी जो हम उल्टा जो हमने वादे किए साथ में, भाई ये भी हम करेंगे, हमने कहा था, हमने वादा पूरा किया। और आयुष्मान, वैवंदन, आरोग्य मंदिर, जो हमने कहा, हमने तो इतना बड़ा दिल्ली की जनता को तोहफा दिया है कि दिल्ली की जनता ये सोच रही है इससे अच्छा शहर कोई नहीं है कि इतना कुछ यहाँ मिल रहा है, और इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। रेखा जी, दिल्ली की जनता स्पेसिफिक्स में बहुत बिलीव करती है, तो ये सवाल मेरे पास आया था कि भाई 20,000 लीटर पानी हमारा फ्री है, नहीं है, सही। तो फिर आप लोगों को पूछिए कर रही हूँ कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका जवाब हम तो लगातार एक दिन के लिए भी हमने उस फाइल को रोका नहीं, तुरंत उसको एक्सटेंड किया। हर चीज को हमने, बिजली का भी हमने दिया, पानी का भी दिया। बस हाँ, पर जरूर भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने, जैसे बसेस में महिलाएं जाती हैं, अब पिछली सरकारों ने क्या तरीका था, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, वो जो बस ने कह दिया कि इतना टिकट बिका है आज, मतलब दे दिया हमने, कोई उसके पीछे तंत्र नहीं था, ऑडिट नहीं था। हमने जब ये कहा कि हम सभी महिलाओं को कोई कार्ड देंगे, वो कार्ड रखे, बार बार टिकट काटना कोई ज़रूरी नहीं, आप जाइए ना, आप दिल्ली की नागरिक हैं, महिला हैं, आपको बस राइड मिलेगा, आपको केवल कार्ड दिखाना मात्र है, स्वैप करना है। इतने भर में केजरीवाल हिल गए कि अरे अब तो मेरा पोल खुल जाएगा। तुरंत उन्होंने एक रील बनाई, एक झूठी रील, जिसमें एक महिला कह रही है अरे मुझे टिकट नहीं दे रहे हैं। अरे टिकट नहीं दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, जब योजना चला रखी है हमने। पर हाँ, गलत व्यक्ति को
और गलत तरीके से पेमेंट नहीं होने देंगे। पेमेंट ऑडिट के साथ होगी। जितनी महिलाओं ने सवारी करी उतनी महिलाओं की पेमेंट सरकार देगी। करेक्ट, ओके। अब आते हैं ज़रा दिल्ली के स्कूलों पर। रेखा जी, काफ़ी आतंक मचा रखा है इन लोगों ने, और पिछले इनफैक्ट मैं कुछ स्टोरीज में खुद भी देख रही थी जहां ये पेरेंट्स, देखिए आतिशी जो लगा रहे हैं आपके ऊपर आरोप, हो तो चलिए एक आरोप है उनका, तो ये कहना है कि जब से आप लोग आए हैं, जब से आप आई हैं, तब से स्कूल मनमानी अपनी फ़ी बढ़ा रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं मान सकती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों ने पिछले 10 सालों में अपनी फ़ी नहीं बढ़ाई होगी। इफ़ वी लुक एट द डेटा तो वो भी आएगा सामने, बट ये आरोप लग रहा है और ये मुद्दा एक्चुअली गर्म हो रहा है अभी, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्कूल के सामने बड़े खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन सीएम के ऑफिस से आ रहा है, हमें आश्वासन मिल रहा है सरकार से कि फी नहीं बढ़ेगी, तब भी ये फी बढ़ा रहे हैं। स्कूल वाले सुनते नहीं हैं और बाउंसर्स के साथ बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो ये तो थोड़ा तमाशा चल रहा है। रेखा जी, क्या कर रही हैं आप इस बारे में? जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं कि बाउंसर बाहर खड़े हैं बच्चों को स्कूल में, आपका उसका केस स्टडी कीजिए। कब से केस चल रहा है? वो पिछले 4 साल से कोर्ट में वो पेरेंट्स लड़ाई लड़ रहे हैं। हर साल स्कूल फीस बढ़ा रहा है, कोई पहली बार नहीं बढ़ा रहा। और यहाँ दिल्ली के इन प्राइवेट स्कूलों का को बहुत ही आनंद आ रहा था कि दिल्ली में जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फ़ी हाइक है, उसके लिए कोई कानून ही नहीं था। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 से गवर्न है, जिस एक्ट में फ़ीस के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसमें एक लाइन मेंशन है कि दिल्ली का प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाए और बढ़ा करके डायरेक्टर एजुकेशन को इंटीमेट कर दे। उसमें वो कितनी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, कैसे रुकेगा, नथिंग इज देयर। पहली बार किसी सरकार ने इतनी हिम्मत की है कि हम उसके ऊपर फी रेगुलेशन एक्ट लेके आए हैं। हमने उसे बनाया, कैबिनेट में पास किया, और अब हम उसको अध्यादेश के नाते ला रहे हैं और उसको हम ले करके आएंगे। और सभी स्कूलों को फी अपनी बढ़ानी होगी तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। ये पिछली सरकारों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उनका हाथ किसने रोका था? वो कैबिनेट में पास कर सकते थे, वो कोई नियम कायदा कानून एक्ट बना सकते थे, नहीं बनाया। पहली बार किसी ने किया। तो इससे हमारी नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। कब ला रहे हैं ये बिल? आप आ चुका है, कैबिनेट में पास हो चुका है। अगले सेशन में ले आएंगे आप? अगले सेशन में तो उससे पहले ही हम इसको ऑर्डिनेंस में ले आएंगे। ऑर्डिनेंस में ले आएंगे। अच्छा, सो यू विल रेगुलेट। जो हमारे गरम तवे पे रोटियां सेकना चाह रहे कि अब उन्होंने देख लिया भाई ये तो ऑर्डिनेंस आने वाला है, अब क्या करें, तो वो अपना पोर्टल बना के, ईमेल बना के लाई ये सुझाव। अरे अब आप क्या करेंगे? अब आप हमारे तवे पे काहे को अपना रोटी डाल रहे हो भाई? हमने जनता के लिए हित में इतना बड़ा निर्णय लिया, पूरा लीगली उसको वेट करा के हमने उस कानून को बनाया। आज आप आ रहे हैं, आज बातें बना रहे हैं। आपने 11 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं किया, जब पेरेंट्स धक्के खा रहे थे? तो पेरेंट्स को रेखा गुप्ता का क्या है जवाब कि यू लेट द पेरेंट्स नो। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, आप उनको जवाब दो। मैं बिल्कुल दिल्ली के सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, आज से पहले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए फ़ी रेगुलेशन का कोई एक्ट नहीं था, कोई उसके लिए आपका प्रावधान नहीं था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कानून बनाया है। और आज जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इस कानून के लागू होते ही कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाने को लेकर मनमानी नहीं कर पाएगा। दिल्ली के सभी पेरेंट्स को रिलीफ मिल पाएगा। जो स्कूल आज बातें नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी करते हुए कुछ भी कर रहे हैं, उनको तभी गवर्न किया जा सकता है जब ये एक्ट लागू हो जाएगा। तुरंत शीघ्र कैबिनेट में हमने कानून पास कर दिया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये लागू होते ही स्कूलों पे पूरी लगाम कस दी जाएगी। ठीक है, ग्रेट। नाउ रेखा जी, अगेन गोइंग बैक, आपके संकल्प पत्र पे आपने ये कहा था कि जहाँ झुग्गियाँ होंगी वहाँ आप पक्के मकान देंगी। ठीक है, मगर कुछ पिछले दिनों में झुग्गियाँ टूटी हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं। ये मैं समझती हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश था, इसलिए ये आपको हटाना पड़ा। तो फिर दोबारा मैं आपसे पूछती हूँ रेखा जी, क्योंकि आपके संकल्प पत्र में ये प्रॉमिस है, क्या ये अश्योरेंस आप लोगों को पहले तो क्लैरिफाई करें कि झुग्गी टूटी तो आदेश पे टूटी, वो हम समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यूज़ में हैं, लेकिन आप ये ज़रा लोगों को अश्योर कर सकती हैं कि आपने जो वादा किया है वो आप पूरा करेंगी, जहाँ झुग्गी है वहाँ घर देंगी? मेघा जी, दिल्ली का भूगोल ऐसा है कि यहाँ 675 के करीब झुग्गी कैंप्स हैं। ठीक है, हम अपनी बात पे पूरी तरह हैं कि हर झुग्गी के व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए और उनकी एलिजिबिलिटी है कि जो मान लीजिए 5 साल से है या ऐसा करके उनकी एलिजिबिलिटी होती है।
आप जिन झुग्गियों के तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक जो मद्रासी कॉलोनी है, हाँ, मद्रासी कॉलोनी की हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, लगातार ऑर्डर हैं कि वो नाले के ऊपर है, उस नाले के ऊपर बैठी हुई थी वो झुग्गियाँ जहाँ से बाढ़ आई। बाढ़ जो 2023 में आई, वहाँ से बाढ़, क्योंकि उस नाले की सफाई नहीं हो पाई, वहाँ कोई जेसीबी नहीं पहुँच पाती थी, इस कारण से उसमें पूरा ओवरफ्लो हो गया नाला, बाढ़ आने की स्थिति दिल्ली में बन गई। तो हाई कोर्ट अगर आपको ऑर्डर देगा, माननीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना कौन कर सकता है? इसलिए उस झुग्गी पे एक्शन हुआ। ये कोई ऑर्डिनरी झुग्गी नहीं थी। जहाँ जहाँ एक्शन हुआ है वहाँ पे या तो कोर्ट की डायरेक्शन है या उनको ऑलरेडी फ्लैट दे दिए गए। जैसे वजीरपुर की झुग्गियाँ, वहाँ पे 1600 फ्लैट, 1650 फ्लैट स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए। जब फ्लैट दे दिए गए हैं तो जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। इसके बारे में अगर आप शोर मचाएं, सौरभ भारद्वाज जी कहें वजीरपुर की झुग्गी मद्रास, अरे आप क्या दिल्ली में काम नहीं करते थे? आप क्या दिल्ली में राज नहीं करते थे? आपको पता नहीं है कि कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकती है? अगर वो राइट ऑफ वे में आ रही है नाले के, तो उसको हटाना अगर उनका आदेश है तो कौन रोकेगा भाई उस बात को? और रही हमारी बात, हम पहली सरकार हैं जिन्होंने झुग्गियों के लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए, नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर देने के लिए पहली बार 700 करोड़ रुपए का बजट हमने अपने इस बार के बजट में रखा, ताकि सालों से जो झुग्गियाँ इन लोगों की, इन पिछली सरकारों के शिकंजे में थी, उनके हमेशा उनको बहकाया जाता था, डराया जाता था, परंतु उनके लिए इतना सा भी काम नहीं किया जाता था। बुरी हालत में वो लोग जी रहे थे। पहली बार वहाँ नाली खड़ंजे बनने शुरू हुए हैं, शौचालय लगने शुरू हुए हैं, स्नानघर बनने शुरू हुए हैं। कोई अगर असल में झुग्गियों की चिंता कर रहा है तो वो दिल्ली में भाजपा की सरकार कर रही है। और ये हमारा वायदा है कि सबको मकान मिले, और जब तक नहीं मिले तब तक बेहतर सुविधाओं के साथ जो जहाँ है वहीं रहेगा। ठीक है, सो यू स्टिकिंग टू योर प्रॉमिस। ये बारिश का मामला, आई मीन मतलब एक बार बारिश होती है रेखा जी, मतलब नाव चलने लग जाते हैं दिल्ली में, अभी भी चल रहे हैं। तो भाई ये समस्या कब इसका समाधान होगा? मतलब 10 साल तो हमने देख लिया, वो मिंटो ब्रिज के नीचे का एरिया हो या जो हो, इतनी सी भी बारिश, 1 घंटे भी बारिश हो, दिल्ली इज वाटरलॉक्ड। अब आप इसके बारे में क्या करने वाली हैं? क्योंकि आप लोग ने भी केजरीवाल को बहुत आड़े हाथों लिया था 10 साल, अब रेखा जी क्या कर रही हैं? देखिए, शुक्र है आपने ये तो माना कि 10-11 साल के अपने राजपाट में वो एक वाटर लॉगिंग हटा नहीं पाए, क्योंकि उनकी सीरियसनेस थी नहीं, वो चाहते ही नहीं थे, उनका ध्यान दिल्ली पे कहाँ था। आज यदि हम लोगों ने आने के बाद में जितने वाटर लॉगिंग के पॉइंट दिल्ली भर में है उनको लिस्टिंग करना, उनके कारण ढूंढना, उनके निवारण करना, हर एक वाटर लॉगिंग पॉइंट पे एक नोडल ऑफिसर रखा गया कि आपकी ड्यूटी है कि यहाँ पानी रुकने के जो कारण है उसको तुरंत ख़त्म कीजिए, इसको ठीक कीजिए। यदि आने वाली बारिश में यहाँ पानी जमा होता है तो आपकी नौकरी खतरे में रहेगी। ऐसा करके पहली बार आपने आदेश, तो मतलब ये मॉनसून अभी जब कईयों की नौकरी लेके जाएगा अगर वहाँ पानी भरा। दैट इज फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर रेखा जी। एग्जैक्टली। हाँ, पहली बारिश होगी जब दिल्ली ये देखेगी कि मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा, वाटर लॉगिंग कम से कम हुई। देखिए, जो एकदम से पानी आता है, बारिश आती है, उसको आधा घंटा लगना पानी निकलने के लिए, दैट इज जायज। पर पूरा दिन पानी भरा रहे, खड़ा रहे, पानी निकल नहीं पा रहा, नाले बैक हो रहे हैं, वो नहीं होगा। मतलब आपने किसी भी हाल में बता दिया पूरी तरीके से। अगर दिल्ली में जल भरा तो मैं कोई पिछले मुख्यमंत्री के जैसे शीश महल में बैठ के अरबों रुपए का शीश महल और खरबों रुपए के आपके पर्दे और फर्नीचर के साथ कमरे में टीवी देखने वाली मुख्यमंत्री नहीं हूँ। सड़कों पे घूमती हूँ, देखती हूँ कहाँ नाले की कितनी सफाई हुई, कहाँ पे आवश्यकता है। हर 15 दिन में इन सभी नालों की विजिट का शेड्यूल हमारा रहता है। इस बार दिल्ली में कम से कम जल भराव हो, हमारा वो टारगेट है जिसके लिए पूरी सरकार काम कर रही है। तो ये शीश महल का क्या करने वाली थी वैसे? जैसे आपने अब याद दिला ही दिया मुझे शीश महल के बारे में, क्या प्लान है शीश महल का? क्या करेंगी, यूज करेंगी कि नहीं? देखो, यूज तो मैं कतई नहीं कर रही, अभी 100 दिन से ऊपर हो गए। मुख्यमंत्री बिना घर के जरूर घूम सकती है, पर शीश महल नहीं जा सकती। ऐसा मेरा सोचना था कि जनता की खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से वहाँ दुरुपयोग किया गया, वो किसी भी हाल में हमारे उपयोग के लिए नहीं है। पर हाँ, एक प्रॉपर्टी है, एक पैसा जो जनता का है, एग्जैक्टली, तो उसका सही उपयोग हो, इसके लिए हम उस प्रॉपर्टी को वेट करवा रहे हैं कि उसका क्या इस्तेमाल अब सरकार कर सकती है जिससे जनता का पैसा दोबारा से ट्रेजरी में जा पाए।
जो मोहल्ला क्लिनिक्स थे केजरीवाल जी के समय में, वो तो मोहल्ला क्लिनिक्स को अपनी बड़ी उपलब्धि में गिनाते थे। अब उनका ये कहना है कि आप लोग मोहल्ला क्लिनिक्स की कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपका तो पूरा प्लान ही फेल हो गया है व्हेन इट कम्स टू मोहल्ला क्लिनिक्स, व्हेन इट कम्स टू दी स्मॉल क्लिनिक्स। ये एलिगेशन आपके ऊपर है कि आप लोग हेल्थ के मॉडल को बिल्कुल फेल कर दिए जो उन्होंने खड़ा किया था। हाँ, उनका भ्रष्टाचार का हेल्थ मॉडल तो हमने फेल कर ही दिया है। बिल्कुल एक एक चीज़ जो उन्होंने पूरे हेल्थ सेक्टर में भ्रष्टाचार के अड्डे बना रखे थे, हमने बिल्कुल फेल कर दिया है। मैं स्पष्ट कहती हूँ, बिल्कुल कर दिया जी फेल। आप दवाइयाँ खरीदते थे उसमें धांधली होती थी, हमने फेल करके उसको सेंटर प्रोक्योरमेंट कर दिया ताकि एक जगह से दवाई ली जाएगी। हमने जन औषधि शुरू कर दी जो आप नहीं करना चाह रहे थे, लोगों को सस्ती दवाई मिल रही है। हमने एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, उसको हटा दिया, एक एमएस के पास एक अस्पताल है, बिल्कुल आपका भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो हम तो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक, आपको उसका पैटर्न पता है क्या है? मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर रखे गए उन्हें कहा गया पर पेशेंट 40 रुपये मिलेंगे डॉक्टर को पर पेशेंट। तो आप ये बताइए, जब पर पेशेंट आप पैसे दे रहे हैं तो डॉक्टर मरीज को ठीक करना चाहता है कि बार बार बुलाना चाहता है? नंबर बढ़ाना चाहता है। नंबर बढ़ाना चाहता है। कितने नंबर, कितने पेशेंट, कौन इस बात का हिसाब रख रहा है भाई? कि अगर उन्होंने कहा कि मैं दिन के 400, ऐसी सीएजी में रिपोर्ट थी कि दिन के मैं 1000 पेशेंट अटेंड कर रहा हूँ। 1000 पेशेंट कोई डॉक्टर अटेंड कर रहा है? अगर 2 मिनट भी आपने एक पेशेंट पे लगाए तो कितने घंटे हो गए? 1000 पेशेंट। हाँ, सीएजी का रिपोर्ट में है। आप इस मॉडल को कह रहे हैं कि हमने फेल कर दिया, तो कर दिया भाई। हम दिल्ली की जनता को वो स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं जहां जेन्युइनली इलाज हो, सारी सुविधाएं मिले। आपका मोहल्ला क्लिनिक क्या है? एक पोटा केबिन, गंदा सड़ा, एक नाले पे रखा हुआ डब्बा। से बंद करना है 100%। हम आरोग्य मंदिर जो बना रहे हैं, आरोग्य मंदिर जहां आपके जैसे वो पब्लिसिटी फ्रेम नहीं है, बड़ा बड़ा फोटो लगा के और डब्बा खड़ा कर दिया, वो पब्लिसिटी स्टंट थे। आरोग्य मंदिर एक बड़ी डिस्पेंसरी या एक छोटा अस्पताल, नर्सिंग स्टेशन, जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, जहाँ नर्स, जहाँ स्टाफ, जहाँ बैंडेज, जहाँ पे प्रिवेंशन, जहाँ पे क्योरमेंट, जहाँ पे वैक्सीनेशन, जहाँ पे नसबंदी, ऐसी सब चीज़ें आपके पेशेंट को उपलब्ध रहेगी। उसको फर्स्ट, जो जिसे कहें कि फर्स्ट स्टेज की जो भी ज़रूरतें हैं, उसकी उन 1150 आरोग्य मंदिर जो हमने दिल्ली में प्लान किया उससे पूरी होगी, ताकि बड़े अस्पतालों से भी छोटे मरीजों का स्ट्रेस कम हो जाए। सेकेंडरी और बड़े अस्पतालों में केवल वो मरीज जाए जहाँ सर्जरी है, ऑपरेशंस है, बड़ी बीमारियां हैं, ट्रॉमा है, वो लोग जाए। दिल्ली का हेल्थ स्ट्रक्चर आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं आपके को बताऊं, पूरा पर 1000 लोगों पे दिल्ली में कितना बेडिंग उपलब्ध है? 0.42, यानी एक बेड भी नहीं है। ये हेल्थ मॉडल था उनका जो उन्होंने 11 साल में खड़ा किया। ये हेल्थ मॉडल था उससे पहले की कांग्रेस की सरकारों ने, जो अपने 15 साल के कार्यकाल में नहीं दे पाए। आपको कितना समय लगेगा इसे ठीक करने में? हम 5 साल के भीतर इसे पर 1000 को 3 बेड पर लेके आने का हमारा टारगेट है, जो WHO के हेल्थ पैरामीटर से भी एक कदम आगे है। रेखा जी, वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, हम सब झेलते हैं। इसके बारे में रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं, क्या योजनाएं हैं? समस्या से आप डील करने के लिए मुझे सल्यूशन बताइए आपकी सरकार की, और ये भी बताइए रेखा जी कि क्या इस बार दिवाली के समय हमें वही भुगतना पड़ेगा जो पिछले इतने साल से हम भुगतते आ रहे हैं? देखिए, इस विषय पे डिटेल में चर्चा करनी है तो मुझे आप मेरा एक और इंटरव्यू प्लान कर लीजिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे काम नहीं हैं कि मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और वायु प्रदूषण खत्म हो गया। आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, यदि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा AQI वाली सिटी बन रही है तो उसके अनेकों कारण हैं जो पिछली सरकारों ने एक पे भी काम नहीं किया। डस्ट बहुत बड़ा कारण है, रोड डस्ट और व्हीकलर पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। आपका जो फ्यूल, जो धुआं है, जो आप झुग्गी बस्तियों में कहीं चूल्हा जल रहा है, कहीं पे आपके वॉचमैन जो लकड़ियां जला के सर्दियों में बैठते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। स्वीपिंग ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। कूड़े के पहाड़ एक बहुत बड़ा कारण है। और इतनी बात मैं कह सकती हूँ, आज की हमारी जनता की अपनी ये सरकार इन सभी सेगमेंट पे काम कर रही है। चाहे डस्ट मिटिगेशन की बात हो,
चाहे हमारे जो व्हीकल का पोल्यूशन है उसका निवारण करना हो, हम ईवी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। हमने अभी तक 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस जनता को समर्पित की है। इस साल के अंत तक हम 2000 और बसेस जनता को ईवी की देने वाले हैं। हम डस्ट मिटिगेशन के लिए, पहले की सरकार क्या करती थी, वाटर स्प्रिंकलर सर्दी के केवल 2 महीना, भाई सर्दी के 2 महीना पॉल्यूशन थोड़ी ना है, 12 महीना पॉल्यूशन रहता है, उसको ख़त्म करना होगा। डस्ट पार्टिकल गर्मी में भी उतना ही है जितना सर्दी में है, तो पूरा का पूरा 12 महीने हमारे वाटर स्प्रिंकलर, खुद हमने दिल्ली सरकार के अपने स्प्रिंकलर्स जो 250 स्प्रिंकलर्स हम लगा रहे हैं, 1000 टोटल स्प्रिंकलर दिल्ली में काम करेंगे, एंटी स्मोकन काम करेगी। हाई राइज जो बिल्डिंग है उनके ऊपर हम कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको एंटी स्मोकन लगानी पड़ेगी, और जितने पेरिफरीज हैं उस पे जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पे हम मिस्ट लगा रहे हैं ताकि वहाँ से भी डस्ट पार्टिकल बैठे। और इसके अलावा 70 लाख पौधे दिल्ली में लगाने का इस साल हमारा प्लान है। तो रेखा जी, आप जब इतनी बातें समझ भी रही हैं, आपकी योजनाएं भी हैं, आप इस पे कार्य भी करना शुरू कर दिए, तो हम ये होप कर सकते हैं कि ये दिवाली कम से कम इतनी एयर पोल्यूशन नहीं होगी जितनी पिछले बार थी? हमने जितनी चीज़ें सोची है जी पॉल्यूशन कम करने की दिशा में, उन सबको हम करेंगे। हमने तो क्लाउड सीडिंग का भी पूरा प्लान बनाया जो कि पहली बार हो रहा है। तो दिल्ली में होगा दिल्ली में इस बार? यस वी हैव डन MOU। हमने उसके लिए पूरा बजटरी प्रोविज़न कर दिया, सब कुछ कर दिया। दिल्ली पहली बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट देखेगी। हमने जितनी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हम MOU कर रहे हैं, कि स्टार्टअप्स के साथ MOU कर रहे हैं कि आप लाइए नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव आइडियाज़ जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की दिशा में काम आ सकते हैं। तो हर फ्रंट पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मिशन है कि कैसे भी हो समस्या का समाधान होना चाहिए। दिल्ली के विपक्ष के नेता के तौर पे केजरीवाल जी को मिस करती हैं रेखा गुप्ता? क्यों करेंगे, दिल्ली खुश है कि ये आपदा दिल्ली से गई, अब तो पंजाब पे चली गई, अब तो पंजाब वालों को अपने आप को संभालना है। दिल्ली को ये मालूम है कि अब हमारा बेहतर समय आ गया, अब सच में नाम वाली सरकार नहीं काम वाली सरकार आ गई है। अब भ्रष्टाचार के मेवे खाने वाली सरकार नहीं, सेवा करने वाली सरकार आई है। तो दिल्ली इज़ हैप्पी। उन्हें मालूम है हर एक आदमी आपको मिल जाएगा, भाई काम तो हो रहा है। उन्हें मालूम है हम ना झूठे वायदे करते, ना हमारी कमिटमेंट में आपको दोगलापन दिखेगा। जो कर रहे हैं वो जनता को दिख रहा है। पहली बार तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिली है जो 24 घंटे दिल्ली के लिए ही है। कोई भी ट्रेस कर सकता है, कोई भी मिल सकता है। हजारों लोग पब्लिक डीलिंग में मुझसे रोज मिलते हैं। पिछले मुख्यमंत्री को खोज के दिखा देते हैं ना आप, तो दिल्ली काहे को याद करेगी भाई? सड़क पे धरना वरना तो नहीं हो रहा है अभी, धरना पार्टी नहीं है। वो लोग तो वो थे कि सत्ता में रहते हुए धरने करते थे। तो सही है, वो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष में चली गई। मुलाकात तो हुई क्या सीएम बनने के बाद? उनसे मुलाकात हुई कहीं केजरीवाल जी से? उन्होंने पंजाब की ओर रवानगी कर ली है। आपसे मुलाकात नहीं हुई? दिल्ली में समझेगा यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, तो वो जा चुके हैं यहाँ से। अब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी रेखा जी, कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी ने या अपनी विजन आपके सामने रखी जो आप लोगों से साझा करना चाहें अगर? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के वो विजनरी लीडर हैं, वर्ल्ड के वो विजनरी लीडर हैं जो जिनके पास क्रियान्वयन का, योजनाओं का भंडार है। हाँ। उनकी सोच इतनी विस्तृत है। आज 2014 में जब उनके पास सत्ता आई थी, कहाँ देश खड़ा था और आज कहाँ है। एक इतना बड़ा चेंज पूरा वर्ल्ड भारत में देख रहा है। ऐसा ही विकसित भारत की तर्ज पे विकसित दिल्ली उनका भी सपना है। वो जो दिल्ली को जिस स्वरूप में देखते हैं, जो वो कहते हैं, वो सब उन्होंने हमसे वो सब चीज़ें शेयर की। और सच मानिए हम उनके विज़न के साथ, उनकी लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। आज एक एक चीज़ की हमारी अकाउंटेबिलिटी है। हमें ये पता है कि हमारे लीडर को किस दिशा में काम करने का आदेश उनसे हमें मिला, और दिल्ली उसी दिशा में, विकसित दिल्ली बनने की दिशा में चल रही है। घर को तो बहुत समय अब नहीं दे पाते होंगे रेखा गुप्ता जी? घर बड़ा हो गया, मेरा परिवार बड़ा हो गया, लोग बहुत जुड़ गए। अब मेरे लिए यही बड़ी फैमिली है। कितना सहयोग मिल रहा है घर से, बताइए? बच्चे, हस्बैंड? सहयोग ना होता तो यहाँ नहीं होती। 24/7 की लड़ाई ना लड़ रही होती, काम ना कर रही होती। तो एक बड़े परिवार का मुझसे जुड़ना हुआ है। अब मैं केवल अपने 2 बच्चों की माँ नहीं हूँ, मेरे पास और बहुत सारे बच्चे हैं
जिनकी देखरेख मुझे करनी है, और ढेर सारे भाई बहन हैं जिनकी सुख समृद्धि के लिए मुझे काम करना है। बहुत सारी बहनें हैं जिनकी सुरक्षा की चिंता मुझे करनी है। एक बड़ा परिवार, इसके लिए मुझे काम करना है और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं सही रास्ते पे चलते हुए दिल्ली की तकलीफ़ों को कम कर सकूँ। एक आखिरी सवाल आपका, क्योंकि हम आपके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। ये आतिशी जी और लोगों ने ये एक फ़ोटो के जरिए आपके पति पर एलिगेशन लगाया कि वो भी आप ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं एंड ही इज़ हैविंग दीज मीटिंग्स। आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या है वो, बिकॉज वो काफ़ी उस पर चढ़े हुए थे। देखिए, ये लोगों को मैंने बताया ना, विपक्ष की पार्टी है, अब उनके पास काम तो कोई है नहीं, क्या करे, तो वो ग्लास लेके घूमते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मिल नहीं रहा उनको। दिल्ली में सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों लोग समाज के साथ जुड़ के सरकार काम कर रही है। वो एक व्यक्ति मेरे परिवार का भी है, मेरी गली का भी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी है, पूरी दिल्ली का है। आज कोई भी सरकार के साथ मिलके काम करना चाहते तो हम वेलकम करते हैं। तो इसमें मेरे परिवार के लोग भी यदि क्षेत्र के कामों में मदद करते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सब लोग लगे हैं, हम सबकी मदद से काम कर रहे हैं। दिल्ली में इतना काम है, सबको लगना पड़ेगा। हम इंस्टीट्यूट को, संस्थाओं को, स्कूलों को, सबको जोड़ रहे हैं कि भाई दिल्ली को संवारने के लिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ज्वाइन हैंड करने पड़ेंगे, बढ़ना पड़ेगा, दिल्ली को बढ़ाना पड़ेगा। राइट रेखा जी, ऑन दैट वेरी नोट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू हैव अ लॉन्ग टेन्योर अहेड। होपिंग कि आपने जितने वादे किए हैं, आपकी पार्टी ने जितने वादे किए हैं, आप मैक्सिमम उसे पूरा कर पाएँ और दिल्ली की दशा बदले, है ना। मे बी परहैप्स विल सी अ बेटर दिल्ली इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।